मैं व्रत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में। तो ध्यान रखना, राज्यपाल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही मैं यहाँ पे आपके सामने सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये स्पेशली जो फोकस है बीए फर्स्ट ईयर वाले जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है और जो बीए फर्स्ट ईयर जेएनवी के अकॉर्डिंग उनके लिए स्पेशली है। तो ध्यान रखना है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है, जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में तो समझ लिया है। अब राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, अगर ऐसा पूछा जाए राज्य का संवैधानिक प्रधान, तो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। और राज्य का केंद्र का राष्ट्रपति होता है। तो इसी तरह राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात करें, ठीक है ना, यानी राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो ध्यान रखना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब इसकी हम बात करें, वह राष्ट्रपति के प्रचार पर्यंत तक रहता है। तो इसके बाद वह राष्ट्रपति के जो राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो रहेगा। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा कौन? राज्यपाल रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करें कार्यकाल की, तो वैसे तो जनरली कार्यकाल इसका मान लेते 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन कभी भी 5 वर्ष से पहले भी उसको हटाया जा सकता है, दूसरे राज्य में लिया जा सकता है। तो इसलिए कंफर्म नहीं कह सकते कि वो एक बार आ गया राज्यपाल के तो 5 साल के लिए होगा, तो ऐसा कंफर्म नहीं है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे देखा, मनोनीत राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं? अब ये आता है क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए नियुक्त है, क्या है? नियुक्त मतलब एक तरह से मनोनीत होता है राज्यपाल। जो मंत्रिपरिषद वगैरह जो कहती है कि ये फलाना जो व्यक्ति है वो इस वाले राज्य में है, क्या करना है, इसको राज्यपाल बनाना है, तो मतलब मनोनीत जैसी व्यवस्था होती है। लेकिन निर्वाचित क्यों नहीं? तो हम अब ये अपना जो पॉइंट है वो यही है कि मनोनीत राज्यपाल, मनोनीत राज्यपाल, तो फिर निर्वाचित क्यों नहीं है? ये ध्यान रखना है, निर्वाचित क्यों नहीं है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। पहला तो ये है कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन और दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया। और द्वितीय, राज्य की विधानसभा द्वारा 4 नामों का सुझाव दिए जाए जिनमें से किसी एक को राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मनोनयन करने के आधार क्या है? ये राज्यपाल को मनोनीत ही क्यों किया जाता है? तो इसके पक्ष में रीजन देखें तो रीजन ये है कि संविधान में संघ राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और एक निर्वाचित राज्यपाल संसदीय शासन व्यवस्था से मेल नहीं खाते। तो पहला रीजन तो है इसकी होने का कि भारत में किस तरह की व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था में केंद्र के द्वारा राज्य पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यपाल है वो निर्वाचित न होकर के मनोनीत होना बहुत जरूरी है, सही रहता है। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियाँ ग्रहण कर लेता है। अगर हम राज्यपाल को निर्वाचित कर ले तो वो उसके पास राज्य की वास्तविक शक्ति आ जाती है। तो इस तरह से वह मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं कर पाएगा और राज्य के केंद्र के अकॉर्डिंग है वो राज्यपाल कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए मनोनीत का व्यवस्था ये होती है जिससे क्या वो नियंत्रण में रह सके। किसके नियंत्रण में रह सकते हैं? राज्यपाल है वह नियंत्रण में रह सके केंद्र के, ठीक है ना। तो इसलिए मनोनीत व्यवस्था होती है। फिर राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर सकता है और चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का राज्य में एक नेता होना आवश्यक है। ये नेता कौन? राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसलिए राज्यपाल नेता हो ही नहीं सकता क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह बिल्कुल अनुचित है। तो इसलिए एक क्या है कि मुख्यमंत्री है वो निर्वाचित होता है, मतलब एक तरह से इलेक्शन होके आता है, तो दोनों को निर्वाचित ही रखा जा सका। केंद्र को मतलब राज्यपाल भी निर्वाचित कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन कर दिया जाए, दोनों की व्यवस्था फिर एक ही दल के हो तो वह राज्य के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुकूल नहीं हो पाती है।
तो इसलिए राज्य का वास्तविक प्रमुख तो होता है मुख्यमंत्री, तो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल को रखा जाता है। तो इसलिए इनका निर्वाचन न करवा के सीधा मनोनीत करना ही सही रहता है। तो दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पे देख लें। राज्यपाल को दलगत नीति से दूरी पर रखना, यानी राज्यपाल का एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वह किसी भी पार्टी से संबंध ताल्लुकात नहीं रखता है, और राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना तो कम हो जाती है। किंतु इस व्यवस्था में गंभीर दोष आ जाते हैं। राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे तो फिर राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। इसी वजह से राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो नहीं होता है, अतः पुनर्निर्वाचित होने के लिए राज्यपाल विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की अनुचेष्टा जरूर करता है। तो इसलिए पक्षपात रवैया नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए? पक्षपात रवैया उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्य के पक्ष में थे और उस समय सोचा गया कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को या राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करवाना चाहता है। तो राज्यपाल को मनोनीत ही सही बैठता है। और संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि नामों को सुनने में विधानमंडल गुटबंदी दलबंदी हो जाती है, क्योंकि अगर सरकार को कह दिया जाए, राज्य सरकार को, आप में किसको राज्यपाल बनाना चाहेंगे, तो फिर वो अपनी चेष्टा से अपने पक्षपाती व्यक्ति को नामांकन या नामांकित करेंगे, लेकिन ये गलत रह जाता है। तो इस प्रकार से पद प्राप्त करना राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो इसलिए इसको संवैधानिक प्रमुखता प्रदान करने के लिए तो ये इस तरह के जो पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो इस तरह से ये हम देखें कि राज्यपाल है वो निर्वाचित ना होकर के मनोनीत होना ही सही है। वर्तमान में व्यवस्था को सही अपनाई गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता के राज्यपाल बनना है तो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्या आपको कॉम्पिटेंस की तैयारी करनी है, तो उस अकॉर्डिंग राज्यपाल से संबंधित एक अच्छा कह सकते हैं कि क्विज कॉन्टेस्ट की तरह ये जो वीडियो है, मेरा खुद का ही एक पर्सनल चैनल है मी एंड माई यूट्यूब क्लास है, तो उस पर आप जाके राज्यपाल से संबंधित कंपटीशन एग्जाम वाले फाइट के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो इसको आगे जरूर शेयर करें। फिलहाल यहाँ पे देखिए राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में हम देख रहे हैं। राज्यपाल की योग्यता, तो योग्यता में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक भारत का नागरिक न हो या 35 वर्ष की आयु पूर्ण करने अनुच्छेद 158 के अनुसार और अनुच्छेद 158 के अनुसार योग्यता का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अब योग्यता का वर्णन ये किया गया है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है 157 में क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के लिए शर्तें हैं, 58 में शर्तें हैं और 57 में ये है। तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले जो कंडीशन यही है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। और दूसरी कंडीशन आपको पता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। फिर इसके अलावा लाभपद किसी प्रकार का लाभपद न
धारण हो, वह किसी भी लाभ के पद पर है वह नहीं होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया कि राज्यपाल संसद या किसी राज्य की विधानमंडल की सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। न तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी का भी वो सदस्य नहीं होगा, ना तो लाभ पद वगैरह कोई होता है। और इसके अलावा भी ये कहा गया है तो ये जो व्यवस्था रखी गई है आपको ध्यान रखना है। अब राज्यपाल को वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में जान लीजिए थोड़ा। तो वेतन भत्ते के बारे में ध्यान रखना, इनको वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। और 2016 के अनुसार उनका जो वेतन है 3,50,000 प्रति माह, यानी 3.5 लाख रुपए प्रति माह उसका पेमेंट है जो होता है। जनवरी 2016 से ये व्यवस्था है और वर्तमान में अगर कोई अपडेट में चेंज है तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब इसके अलावा उसको और बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। भत्ते का मतलब सुविधा, जैसे रहना करना, गाड़ी वगैरह, यात्रा भत्ता, फ्री ऑफ में निवास शुल्क वगैरह ये जो मिलता है वो भत्ता कहलाता है, तो ये उनको मिलेगा। अब हम देखते हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जान लीजिए कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट है तो खचाक से स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें अब तो अब ध्यान रखना है राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो दुर्गादास बसु ने राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान बताई है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और संकट काल के अधिकारों को छोड़कर अलग है। तो ये कहा है कि लगभग राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ कॉमन है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। जो दुर्गादास बसु ने बताया है कि राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीति, सैनिक और संकट काल के जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को थोड़े ज़्यादा है। तो पहले है शक्ति के बारे में देखनी है, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति को देखिए तो समझना है, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में राज्यपाल में निहित होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद, और उसका प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो इस तरह से वह, और इसमें कार्य क्या होता है कि वह सीएम की नियुक्ति करता है, सीएम की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह के उपरांत। तो सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? हम राज्यपाल के बारे में जान रहे हैं तो वो ध्यान रखना है। सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल है। कौन करता है? राज्यपाल है, ध्यान रखना है। कार्यपालिका शक्तियों में देख रहे हैं। इसके अलावा और किन किन की नियुक्ति करता है तो ध्यान रखना, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित होती है। तो अब इसमें ध्यान रखना कि वह महाअधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। महाअधिवक्ता और आरपीएससी, जैसे राजस्थान की आरपीएससी है, तो इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग कह सकते हम, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ठीक है,
इसके अलावा वह राज्यपाल मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराएं और मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष रखवा सकता है राज्यपाल। तो ये है विधायी शक्ति के बारे में। और कोई भी कानून है विधानसभा में, कोई भी प्रस्ताव आया तो वो कानून तब बनता है जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है। तो इस तरह से विधायी पावर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, ये कार्यपालिका पावर था विधायी शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति में बस ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद सीएम जो कार्य करते हैं, ठीक है ना, वह शक्ति किसकी शक्ति का प्रयोग करते हैं? राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वह कार्यपालिका शक्ति के तौर पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वगैरह करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी सूचना है मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा जो राज्य में जो विधानसभा में हो रहा है, और इस तरह की जो व्यवस्था है वो रहती है। अब विधायी शक्ति के ऊपर देखिए, विधायी शक्ति में ये है कि वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, अधिवेशन बुलाता है। फिर इसके व्यवस्थापिका में जो निम्न सदन है, निम्न सदन का विघटन यानी भंग कर सकता है। किसी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल के होने पर कानून बनता और लागू होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसके कार्यपालिका की शक्तियों को हम देखते जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इसके अलावा और क्या है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक की बात करें या फिर वित्त विधेयक के अंदर, वित्त विधेयक में धन विधेयक भी शामिल है, ध्यान रखना। तो वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में रखा जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई भी साधारण विधेयक है वो राज्यपाल एक बार मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है, लेकिन दोबारा वही प्रस्ताव ऐसे आ जाता है तो राज्यपाल को साइन करना होता है। और राज्यपाल कुछ ऐसे विधेयक को अपने पास रख सकता है जो राष्ट्रपति के विचारात्मक के लिए हो, तो ये ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ये राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये ध्यान रखना। और ये अध्यादेश 6 माह तक जारी रहता है। कितने माह तक? 6 माह तक, 6 माह तक जारी रहेगा। लेकिन कब? जब विधानमंडल इसको अस्वीकृत कर दे। यहाँ पे लिखा है कि 6 सप्ताह से पहले विधानमंडल, यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी समझ लीजिए अध्यादेश जारी कर दिया तो 6 सप्ताह तक तो वो बिना सरकार के समर्थन, बिना सरकार की अनुमति के भी 6 सप्ताह तक तो वो लागू रहता है। लेकिन विधानमंडल है वह राज्यपाल के अध्यादेश को मान्यता या स्वीकार नहीं करे तो 6 सप्ताह बाद वो समाप्त हो जाता है। अगर स्वीकार कर ले तो वह अध्यादेश है वह आगे जारी रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विधान सभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत और विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है।
एंग्लो इंडियन यहाँ पे मनोनीत करने का मतलब क्या है, कला साहित्य विज्ञान है, इस किसी भी क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको ही मनोनीत कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वित्तीय शक्तियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियों में कुछ अलग नहीं है। वित्तीय शक्तियों में ये पॉइंट आ जाएगा, ये दोनों पॉइंट वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि राज्यपाल की पूर्व अनुमति के कोई भी विधेयक है जो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंतर्गत आता है, तो उसकी अनुमति के पूर्व यानी राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी, फिर ही कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को लोकसभा में मतलब नहीं विधानसभा में पेश किया जा सकता है। और जब इसमें मतभेद हो जाए तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बस यह है कि पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। फिर है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति को आप देख लीजिए आगे। न्यायिक शक्तियाँ आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और उसके अनुसार राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के दंड को कम या समा कर सकता है। तो यहाँ पे जो लिखा है इसको एक बार देख लेते हैं कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है, उन विषयों पर सभी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड या समा कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। बाकी जो भी सजा है, तो बाकी जो भी दंड है ठीक है ना, उस दंड को कम ज़्यादा या माफ कर सकता है राज्यपाल, ये ध्यान रखना है। अब एक और है सैनिक न्यायालय के द्वारा दंड को राज्यपाल समान नहीं कर सकता है, ये समाधान की शक्ति हो गई। और फिर है विविध शक्तियाँ। विविध शक्तियों में आपको ध्यान रखना है कि वह राज्य के लोकसभा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन विधानसभा के समक्ष रखवाता है और वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव है या नहीं। राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करता है और इसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखें राष्ट्रपति की स्विवेक शक्तियाँ। यहाँ तक आपने ये जो समझ लिया है। अब स्विवेक शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की स्विवेक शक्तियों के बारे में बताइए। स्विवेक शक्तियाँ, ठीक है ना, इसकी आप ध्यान रखेंगे। पहली है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो अब इसमें कैसे वो स्विवेक का यूज करता है, तो आप समझ लो कि राज्य की विधानसभा में ए बी दो दल हैं और दोनों दलों को बराबर मत आए, दोनों दलों को 50-50 मत मिल गए। तो दोनों दलों को बराबर मत मिले हैं, यानी किसी को भी पूर्ण तरह से बहुमत नहीं मिला है और सरकार नहीं बना पाता है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उस समय वर्तमान में जो सबसे बड़ी पार्टी दल है उस दल के वरिष्ठ निर्वाचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो इस तरह से जो राज्यपाल होता है वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में स्विवेक का प्रयोग करता है। यानी जब किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत से नहीं मिल रहा है, तब मुख्यमंत्री
अगर नियुक्त करना हो तो राज्यपाल अपना स्वविवेक का निर्णय लेते हुए बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, और ऐसा बहुत बार हो भी चुका है, जैसे 1952 की बात करें, 57, 63, 70, तो ये बहुत बार हो चुका है। फिर मंत्रिमंडल को भंग करना, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आपको पूछा जाए कि कौन सी शक्तियाँ हैं जो स्वविवेक के अंदर आती है, तो मंत्रिमंडल को भंग करने के संबंध में तो राज्यपाल को यह स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ या राष्ट्रपति से सिफारिश करेगी राज्य संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। तो इस तरह से मंत्रिमंडल को भंग करने के संबंध में राज्यपाल है वो स्वविवेक का निर्णय लेता है और थोड़ी बहुत अनुशंसा है वो मुख्यमंत्री भी करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। तीसरा, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 174, तो सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार करना हो तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। फिर है चौथा, विधानसभा को भंग करना। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि विधानसभा को भंग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वह सलाह, मतलब इसमें वैसे मुख्यमंत्री का कोई इंपॉर्टेंट नहीं देखा जाता है। यही होता है कि राज्यपाल को ये विदित हो जाए, राज्यपाल को ये पता लग जाए कि वर्तमान में जो विधानसभा है वहाँ पर अविश्वास जैसी स्थिति, यानी कोई भी दल है जो बहुमत में नहीं है या जो वर्तमान में जो बहुमत में था दल वह अब बहुमत खो चुका है, ऐसा अगर राज्यपाल को विदित हो जाए तो वह स्वविवेक से अपने विवेक के अनुसार राज्यपाल है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगर मतलब विधानसभा को भंग कर सकता है अगर विधानसभा में बहुमत, सरकार बहुमत में नहीं है तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये इसका स्वविवेक निर्णय हो जाता है। पांचवा देखिए, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति। सीएम के विरुद्ध दायर करने की, अगर मुख्यमंत्री ने कुछ गलत किया है, ऐसा कोई मामला खड़ा हो गया, ठीक है ना, या आपको पुराना है, तो इसके लिए जब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करना हो तो पहले राज्यपाल है वह अनुमति देगा। तो ये इसका स्वविवेक होता है कि अनुमति दे या नहीं दे, वो देखता है राज्य की परिस्थिति को देखते हुए। तो इस तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करना है तो राज्यपाल की परमिशन पहले आवश्यक होती है, उसके बाद ही ये मुकदमा दायर है किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि ये होती है राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियाँ। अब कुछ से थोड़ा सा एक रह गया है, वो हम देख लेते हैं कि राज्यपाल केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल को नियुक्त है वो केंद्रीय व्यवस्था के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वह राज्यपाल राज्य में काम करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी संघीय व्यवस्था का एक प्रतिनिधि के तौर पे वो काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें कि राज्यपाल है वो केंद्रीय सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में होता है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाना हो 356, तो राज्यपाल ही ये सूचना राष्ट्रपति को देता है। तो इस तरह से राज्य की गतिविधियों की कर्ता धर्ता के रूप में राज्यपाल है वह सब सूचना है राष्ट्रपति को या संसद को देता है। तो इस तरह से ये एक प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख लेते हैं, राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। तो इसके लिए आप अनुच्छेद याद रखें 356,
अनुच्छेद 213, तो ये अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्यपाल है वो राष्ट्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में अनुशंसा दे सकता है, यानी केंद्र की राज्य में व्यवस्था करेगा केंद्र के रूप में। 200 के अंतर्गत ये व्यवस्था कर दी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति यानी राज्यपाल सरकार का राज्य का कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति के समक्ष भेज सकता है राष्ट्रपति के विचार पुनर्विचार के लिए। तो अनुच्छेद 200 के तहत इसको पावर है, शक्ति प्राप्त है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार या राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रख सकता है। तो इस तरह से राज्य सरकार पर भी केंद्र सरकार नियंत्रण किसके माध्यम से करती है? राज्यपाल के माध्यम से। और अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को आदेश जारी करने का अधिकार है, किंतु जो कुछ विषयों के संदर्भ में अध्यादेश जारी करने की पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होती है। तो ऐसे अध्यादेश जो जारी करता है तो उससे पहले राष्ट्रपति अनुमति लेने के बाद ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो ये 3 अनुच्छेद है जिससे पता लगता है कि राज्यपाल है वो केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखें कि राज्यपाल पद से संबंधित समस्त व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता अगर देखें तो भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी पद की गरिमा को सर्वाधिक आघात पहुंचा है तो वह निश्चित रूप से राज्यपाल ही है, क्योंकि इंद्र मल्होत्रा के शब्दों में जनसाधारण की बात छोड़ दिया जाए तो स्वयं राज्यपाल पदधारी भी अपने इस पद से सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। और सरोजिनी नायडू ने तो राज्यपाल पद के बारे में कहा था कि ये एक सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया की जैसी हालत होता है जो हमेशा अच्छी दूसरे मेहमानों की आवाभग कर सकता है, लेकिन इसके पास कार्य करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से राज्यपाल के बारे में अपना ये जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसी संबंधी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।